देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है और मैं बिलासपुर का निवासी हूँ। ये जमशेदपुर नाम का खौफ आज हमारे बच्चों को डराने के बेहद काम आता है। जो गांव आज एक खंडर के रूप में स्थापित है, वो सालों पहले 1000 लोगों के निवास स्थान का अड्डा हुआ करता था। खौफ का एक हिस्सा बनकर आज भी एक गांव हर किसी को डरा देता है। ये उन दिनों की बात है जब कॉलेज जाने के लिए भी काफ़ी दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती थी। उन दोनों गांव के लोगों में आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना एक आम बात थी। गांव के लमसम हर घर में गरीबी ही पाई जाती थी। एक सुबह जब मेरा कॉलेज का पहला दिन था तो घर से निकलते हुए मुझे सुबह के 10:30 बजने को आए थे। मैं भाग दौड़ में घर से टिफ़िन लेना ही भूल गया और जब उस जमशेदपुर बोकारो गांव के पास गया तो मुझे याद आया कि मैं अपना टिफ़िन तो घर पर ही भूल गया हूँ। लिहाजा दोस्तों के कहे अनुसार मैं अपना टिफ़िन वापस लाने के लिए अपने घर लौट गया। आज कॉलेज में मेरा पहला दिन था तो गलती होना भी लाजमी सी बात थी। जब घर गया तो पापा ने भी अपनी ओर से दोस्त सुना ही दे। खैर, मैं वापस लौटा तब तक मेरे सारे के सारे दोस्त कॉलेज के लिए वहाँ से निकल चुके थे। गर्मियों के इन दिनों में 10 बजे के बाद तो हालत वैसे ही ख़राब होने लगती है, जिस वजह से मैं पैदल यात्रा करता हुआ अपने पसीने को पोंछता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। और इसी बीच मेरी आंखों ने केले के एक पेड़ को वहाँ पर ढूंढ लिया। उसके ऊपर इतने अच्छे फल लगे हुए थे कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया और चमकते फलों की ओर चला गया। लेकिन उस धूप के तेज ने मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से रोक दिए और फिर मैं वापस अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा, क्योंकि आज पहले ही दिन मैं देरी नहीं चाहता था। अब मैं तुरंत ही तेज तेज कॉलेज की तरफ बढ़ रहा था तो उस वीरान पड़े गांव में मुझे कोई दिखाई दिया। वैसे तो इस समय गांव में कुछ चंद लोग आज भी निवास करते थे, लेकिन उस आदमी को देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा। मैं उसे ज़्यादा देर तक तो घूर नहीं पाया और उसके तेज से मेरी आंखों के सामने लाइट से जलने लगी। फिर वो मेरी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन इस चीज़ ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो कैसा इंसान था। खैर, अब जब सब कुछ नॉर्मल हो ही गया था तो मैं बिना देर के झटके से निकल गया। लेकिन इस चीज़ से मेरे दिल में एक अलग ही खौफ पैदा हो गया। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल घूमने लगे और उस समय तो मैं बिना सोचे समझे ही निकल गया। लेकिन जब तक मैं कॉलेज में पहुंचा तब तक मुझे बहुत ज़ोरों की घबराहट होने लगी। एक अजीब सी सनसनी मेरे शरीर में दौड़ रही थी। मेरा फ्रेंड बकुल जब मुझसे बात करने के लिए मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। जब हमारे सर को बताया गया तो उन्होंने मुझे ऑफिस में भेज दिया और फिर मैं ऑफिस के अंदर आराम से सोता रहा। फिर कुछ देर के बाद मुझे हल्की सी नींद आ गई और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं एक नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा था और वहीं से कुछ हलचल हो रही थी। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे शरीर को दबाए हुए है। मैं बोलना चाहता था मगर मेरा पूरा शरीर एकदम भारी हो गया था। फिर अचानक ही मेरी आँख खुली तो पंखा बड़ी ही तेज गति के साथ अपनी सरसराहट की आवाज़ में घूम रहा था। ये देखकर तो मेरा पूरा का पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। मगर उसके बाद जब मेरी नज़र ऑफिस की एक कील पर टंगी घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि शाम के तकरीबन 4 बजने को आए थे, यानी कि घर लौटने का वक्त हो चला था। और इसी बीच मेरे कुछ दोस्त भागते ऑफिस के अंदर पहुंचे। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैंने सपने में किस तरीके की अजीब चीज़ों को देखा। उन्होंने मुझे शांत कर दिया, लेकिन इस खौफ का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई थी। हम सभी दोस्त वापस से अपने घर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन बीच में ही प्रिंसिपल ने रोक लिया। प्रिंसिपल ने रोकते हुए कहा, अरे बेटा, आज हम पंखे लगा लेते हैं, तकरीबन 1.5 घंटे का काम है और उसके बाद घर चले जाना। अब जब प्रिंसिपल ने मुंह फोड़कर हमें बोल ही दिया था तो हम भी उनकी इन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सके और उसके बाद उनके साथ साथ वापस कॉलेज के कमरे में चले गए, जहाँ पर हम पंखे लगाने का काम शुरू कर चुके थे। सारा का सारा काम निपटाने में कामयाब तो हुए, लेकिन तब तक हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा और अब हमें जल्द से जल्द घर की तरफ निकलना था, क्योंकि गाँव की दूरी यहाँ से 7 किलोमीटर थी। 7 किलोमीटर को पार करते करते हमें काफ़ी वक्त बीतने वाला था, जिस वजह से हम जल्दबाजी करते हुए तुरंत ही कॉलेज से निकल गए। अब तक मेरा पूरा शरीर नॉर्मल हो चुका था। जमशेदपुर गांव जिसकी एक झलक देखते ही मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप गया। पता नहीं क्यों उस गांव को देखते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती।
वीरान सुनसान पता नहीं कौन कौन से नाम उस गांव को दिए गए हैं। भयानक दृष्टि से देखें तो उस इलाके के अंदर कदम रखना भी मुश्किल था, लेकिन उसके बीचों बीच से हमारे गांव का रास्ता गुजरता था। अभी भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इतने में एक हवा के झोंके ने हमें सहमा कर रख दिया। यह हवा का झोंका इतना तेज था कि मुझे ऐसा लगा मानो मेरा सर फटने वाला है। मेरा जी अंदर ही अंदर घुट रहा था, सर में जोर से दर्द हो रहा था, लेकिन इस समय मैं किसी को बता नहीं पाया। मेरे दोस्त बकुल ने कहा, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। इस गांव को देखते ही सभी के मन में अलग अलग प्रश्न उठने लगे, क्योंकि ये पहली बार था जब हम अंधेरी रात को चीरते हुए उस गांव के अंदर से गुजर रहे थे। कहते हैं जब दिन बुरे हों तो खुद भगवान भी इंसान की मदद नहीं कर सकता। मेरे दोस्त बकुल का एक पाँव पता नहीं धरती की ऐसी कौन सी सतह पर पड़ा कि वो पूरा जमीन में धंस गया। उसकी गर्दनी जमीन के बाहर थी। हम सभी दोस्त बस उसे देखते रह गए। भला ऐसा कैसे संभव था? धरातल की सतह भला इतनी भी कमज़ोर कैसे हो सकती है? अभी मैं यही सोच रहा था कि उस गांव की ज़मीन के अंदर काले काले भयानक हाथ बाहर निकलने लगे, जिन्होंने पल भर में ही वहाँ की पूरी ज़मीन के अंदर गड्ढे बना दिए। प्यास के मारे मेरा गला सूखने लगा था और डर के मारे मेरे हाथ पांव फूल चुके थे। मेरे बाकी के सारे दोस्त भी डर के मारे थर थर काँप उठे और इतने में ही हम सभी तितर बितर होने लगे। धीरे धीरे करके हम सभी एकाएक हो गए और अब हमारी एकजुटता भी खंडित हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि इस गांव के अंदर क्या चल रहा है और हमारे ऊपर अब क्या बीतने वाली है। मुझे बस इस गांव से निकलना था, लिहाजा मैं एक अच्छी खासी रफ्तार के साथ वहां से भागने लगा। भागते भागते मैं उस गांव की हर चीज़ को क्लोज कर रहा था, लेकिन बाद में मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर मुर्दों को दफन किया जा रहा था। मैं उन्हें देखते ही थोड़ा सहम उठा, लेकिन बाद में मैं एक पत्थर के पीछे छुपकर उन सभी को अच्छी तरह से घूरने लगा। मेरा दोस्त बकुल लकड़ियों की एक लट पर लेटा हुआ था और बगल में कुछ आदमी थे जो उसे जलाने की प्रक्रिया आरंभ कर चुके थे। इधर मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। मुझे अपने दोस्त बकुल की मौत तो दिख रही थी, लेकिन खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखा। और इतने में कुछ लोग भागते हुए आए। जब मैं पीछे मुड़ा तो ये तो मेरे दोस्त ही थे, लेकिन सभी का हुलिया बदल चुका था। किसी की टांग कटी हुई थी तो किसी का जबड़ा फटा हुआ था। उन सब की यह हालत देखकर मैं उनके आगे आगे भागने लगा और उस गांव के अंदर इतनी ज़्यादा मोड़ थी कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मुझे किस तरफ जाना है। और इसी तरफ भागते भागते मैं उस गांव के अंतिम छोर के पास पहुंच गया, जहां पर एक लंबी चौड़ी दीवार बनाई गई थी और उस दीवार को लांघना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ऊपर से भूतों की एक टोली मेरे पीछे पड़ी थी। खैर मैं इतना तो समझ ही गया था कि जो लोग मेरे दोस्त के रूप में मेरे पीछे भाग रहे हैं वो इस गांव के भयानक शैतान हैं, जो मेरे ऊपर कभी भी अपना कहर बरपा सकते हैं। अब मेरा पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। हर जगह मुझे खौफ के अलावा कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। शायद आज मैं मरने वाला था। मुझे लगा मेरी किस्मत में यही मंजूर है, तो मैं अपनी ज़िंदगी जीने की तमाम उम्मीदों को ख़त्म कर चुका था और अपनी मौत की ओर बढ़ने लगा। लेकिन आज पहली बार मेरी किस्मत ने मेरा साथ देना शुरू कर दिया। मुझे इस दीवार को क्रॉस करने का एक छोटा सा दरवाज़ा तो मिल गया, लेकिन जब मैं उसकी ओर बढ़ा तो मेरा शरीर अचानक ही हवा में उठ गया और हवा में उठते ही मेरी आंखें भी बंद होने लगी। उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ मैं पूरी तरीके से भूतों के कंट्रोल में था। इतने में मुझे मेरे शरीर में किसी चीज़ के गिरने का आभास हुआ। एक नज़र मेरे जिस्म पर पड़ी तो मैंने देखा कि लोहे की कीलों से मेरा पूरा जिस्म छल्ली छल्ली हो चुका था और अब तो मैं पूरी तरह से लहूलुहान बन गया। दर्द तो बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे मेरे शरीर ने जैसे जैसे सुन्नों को त्याग दिया वैसे वैसे मुझे इतने ज़ोरों का दर्द होने लगा कि आज भी मैं इस दर्द को याद करके बहुत बुरी तरह से कांप जाता हूँ। मैं अपने जिस्म को उन कीलों से निकालने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। दर्द के मारे मेरी आँख एक बार फिर बंद होने लगी और उसके बाद जब दोबारा मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त मुझे एक झोपड़ी में लेटाकर मेरे जिस्म पर कुछ मरहम पट्टी कर रहे थे, जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला और उसके बाद में फिर से मैं बेहोश हो गया। बार बार जब मेरी आँख खुलती तो मुझे लगता कि मैं किसी झोपड़ी के अंदर लेटा हुआ हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लगी हुई होती, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ ही नहीं निकलती। तकरीबन कुछ समय तक तो ऐसा ही होता रहा।
लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे बहुत दिनों के बाद होश आया। इस बार मैं अपने घर वालों के बीच में था और सभी मेरे पास खड़े थे। सभी की आंखों में खुशी के आंसू दिख रहे थे जो शायद मेरे होश आने के थे। पर इस बार जब मैंने बोलने की कोशिश की तो मेरे मुंह से आवाज़ भी बहुत साफ तरीके से निकल गई। मेरा दोस्त बकुल भी वहाँ पर मौजूद था, जिसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन दर्द तो मुझे हो ही रहा था जिसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। एक जिस्म के अंदर सैकड़ों किलो का धंस जाना बहुत ही खौफनाक बात होती है और मैं अपनी ज़िंदगी के दौर में इसको महसूस कर चुका था। बाद में मेरे घर वालों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त ही मुझे उस गांव से यहाँ लेकर आए थे। जमशेदपुर गांव में भूतों का आतंक है, जिस वजह से लोगों ने उस गांव को वीरान कर दिया। कहते हैं सालों पहले वहाँ पर एक जाति समाप्त हो गई थी। महामारी के कारण वहाँ पर भूखमरी फैल गई और वहाँ के लोग आपस में ही एक दूसरे को काट काट कर खाने लगे, जिस वजह से उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली और अब वो एक आत्मा के रूप में इस गांव के अंदर भटकते हैं। दोस्तों 4 साल तक मैं ऐसे ही खाट में रहा और उसके बाद जब मैं रिपेयर हुआ तो मैंने अपनी ज़िंदगी को ही बदल दिया। अब मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ और आज सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।